बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिलाखिर बाजी पलट दी, हिम्मत नहीं हारी, पीछे नहीं हटे और आज आपने बाजी पलटती हुई देखी और उनको एक फतह नसीब हुई। इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। दूसरी खबर यह है कि आज इमरान खान साहब की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू हुई अडियाला जेल में। दो अहम चीज़ें उसमें सामने आईं। एक तो उन्होंने कहा कि वो आर्मी चीफ को ख़त लिखेंगे मुल्की हालात से मुतालिक, और इसके अलावा जो उन्होंने एक और अहम चीज़ कही वो है उनकी पेश गोई, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों मौजू आपके सामने रखेंगे। तीसरा मौजू आज का जो है वो आज नेशनल असम्बली का इजलास था और बड़ा हंगामा खेज इजलास हुआ। दो जो अरकान हैं सीनियर वो एक दूसरे के आमने सामने थे। ख्वाजा आसिफ साहब जो कि वज़ीर दिफा हैं वो, और उमर अयूब साहब जो कि अपोजिशन लीडर हैं वो। ये क्या मामला था, इसकी वजूहात क्या थी, ये तफसील के साथ आपके सामने रखते हैं। जो पहली खबर है आज की, बड़ी खबर है मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन से कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनका जो बल्ले का निशान था उससे महरूम कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, और उसके बाद उनकी जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला था उस पर सवालिया निशान लग गया था। इलेक्शन वो आज़ाद हैसियत में लड़े, बहुत सारे अरकान उनके जीत गए, अराउंड 92 सीट्स जो हैं उनकी आ गई। और इसके बाद अब इनके पास आइन जो है वो 3 दिन देता है कि अगर आज़ाद अरकान किसी पार्टी में शामिल होना चाहें तो वो शामिल हो सकते हैं। उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा जोर लगाया, बड़ी कोशिश की, एफर्ट की। MWM की बात आई, फिर JUI की बात आई, एक और JUI जो है दूसरी, वो उनकी बात आई, वहाँ नहीं गए, फिर यहाँ भी नहीं गए, फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का बिलाखिर फैसला हुआ और वो इसमें शामिल हुए। इसमें शामिल होने की जो बुनियादी वजह थी, जो कोर रीज़न थी, वो थी मखसूस नशिस्तें। अगर आप किसी जमात को ज्वाइन नहीं करते तो आपको जो मखसूस नशिस्तें हैं उनसे आप महरूम हो जाते हैं। ये एक मसला था, इसी के पेश नज़र वो इस जमात में शामिल हुए थे। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन की बारी आई इन नशिस्तों की तकसीम की तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को महरूम कर दिया गया और वहाँ 5 रुकनी बेंच जो बैठा इलेक्शन कमीशन में, उनकी जानिब से यह फैसला किया गया मुत्तफ़िक़ा तौर पर 5 अरकान की जानिब से कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ये मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। फिर इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीछे नहीं हटी, इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को लेके गए वो पेशावर हाई कोर्ट। पेशावर हाई कोर्ट का भी 5 रुकनी बेंच था, फैसला उन्होंने दिया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ये नशिस्तें नहीं दी जा सकती। ये वहाँ का भी मुत्तफ़िक़ा फैसला था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ भी नहीं रुकी, उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने। पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको चैलेंज किया, उसके खिलाफ अपील दायर की सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच बना जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में, और उनकी जानिब से जो अबूरी हुक्मनामा आया है उसके मुताबिक एक समाअत हुई अभी उसकी, और उसमें अदालत ने यह हुक्म दिया कि वो 77 मेंबर्स जो इजाफी नशिस्तें दीगर जमातों में तकसीम की गई, मुराद इससे यह है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों की जो तादाद बनती थी उनके प्रपोर्शन के हिसाब से वो बनती थी 77। उसमें 23 जो हैं वो कौमी असम्बली की थी और 25 जो हैं वो KP असम्बली की, 27 पंजाब असम्बली की और 2 नशिस्तें जो थी वो सिंध असम्बली की थी। तो इनसे उनको महरूम किया गया था। न सिर्फ उनको महरूम किया गया बल्कि इन नशिस्तों को दीगर जमातों में तकसीम कर दिया गया उनके प्रपोर्शन के एतबार से। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि ये जो 77 अरकान हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा है एक, और जो दीगर जमातों में इजाफी तौर पर तकसीम कर दी गई, यानी कि हर जमात को उसके कोटे के हिसाब से तो मिल गई, ये जो माल गनीमत था, ये जो उन्हें तकसीम हुआ, इस माल गनीमत को अदालत ने उड़ा दिया। अदालत ने कहा कि इनको मुअत्तल किया जाता है। पिछले जो 2 अहकामात थे इलेक्शन कमीशन का और पेशावर हाई कोर्ट का, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न देने के जो 2 फैसले थे उनको मुअत्तल कर दिया, जिसका मतलब ये पैदा हो गया था कि अब ये जो 77 अरकान हैं ये डी नोटिफाई होंगे। और आज वो खबर बिलाखिर इलेक्शन कमीशन की जानिब से आ गई और इलेक्शन कमीशन ने इन 77 मेंबर्स की जो रुकनीयत थी उसको मुअत्तल कर दिया। अब इससे हासिल क्या है? इससे हासिल ये हुआ, तहरीक इंसाफ हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, आइनी और कानूनी जंग जब भी लड़ते हैं उनकी तारीफ की जानी चाहिए। जो ज्यादतियाँ, जो बाजू मरोड़ना कानून के तरीके से सबके साथ होता आया है, अब तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, तो जिसके साथ भी हुआ है उसकी मजम्मत करनी चाहिए और हर दौर में की भी जाती है। लेकिन बहुत सारी वजूहात होती हैं, कभी असर होता है कभी नहीं होता। इन तमाम चीज़ों की वजह से आज हमारा मुल्क पाकिस्तान इस वक्त जिस जगह पे आके पहुंचा है उसकी वजूहात यही हैं या इस जैसी हैं। तो आज इलेक्शन कमीशन ने उनको मुअत्तल कर दिया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हासिल क्या हुआ? मैंने कहा कि उन्होंने बाजी बिलाखिर पलट दी। बाजी कैसे पलटी है? बाजी इस तरीके से पलटी है कि उनके हिस्से की नशिस्तें इलेक्शन कमीशन ने दीगर जमातों में तकसीम कर दी थी
और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि हम इस चीज़ को कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने कानूनी जंग लड़ी। अब यह हुआ कि वो नशिस्तें जिनके ऊपर इनका दावा है कि इनको मिलनी चाहिए, वो चली गई थी दूसरी जमातों के पास। कम अज़ कम इस वक्त तक उन जमातों से नशिस्तें वापस छीन ली हैं। इनको अगरचे अभी नहीं मिली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो नहीं मिली, लेकिन जो जिन जमातों को वो मिल चुकी थी, उन जमातों को इन नशिस्तों से महरूम कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब आगे क्या होगा, मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है, लेकिन मैं क्वेश्चन की शक्ल में आपके सामने रख देता हूं। अब 3 पॉसिबिलिटीज हैं कि सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आ सकता है। एक, या तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दी जाए या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को वो 77 नशिस्तें इनको मिल जाएं। दूसरा, या वो वापस इन जमातों को मिल जाएं जिनको वो मिल चुकी थी, यानी जो तकसीम हो चुकी थी उधर चला जाएगा। और तीसरी ऑप्शन ये भी हो सकती है कि उनको फिर खाली छोड़ दिया जाए। तो ये 3 ऑप्शंस होंगी। इसके अलावा चौथी ऑप्शन तो बज़ाहिर कोई नजर नहीं आ रही। तो इन 3 ऑप्शंस में से देखना होगा कि अदालत की जानिब से क्या फैसला आता है और क्या वो वापस उन जमातों को मिलती हैं, क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलती हैं, या वो खाली छोड़ दी जाती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त 2 फतूहात हो गई। एक तो ये कि उनसे नशिस्तें छीन ली, नंबर 1, और नंबर 2, इन नशिस्तों की बुनियाद पे जो 2/3 मेजॉरिटी इनको मिल गई थी विफाक में इत्तेहादी हुकूमत को, वो 2/3 मेजॉरिटी ख़त्म हो गई और जो उनकी मुजव्वज़ा आइनी तरामीम थी, अब वो तरामीम नहीं कर सकते। और बिलखुसूस जो उन्होंने एक यानी सूरत हाल सामने रख भी दी थी, वो मनसूबाबंदी कर रहे थे चीफ जस्टिस का टेन्योर बढ़ाने की, या सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस का जो मुद्दत मुलाजमत है उसको 65 की बजाय 68 साल करने की, उसके लिए आइनी तरमीम दरकार थी। उसका रास्ता भी फिलहाल बंद हो गया। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कानूनी महाज के ऊपर जंग लड़ी गई, ये उसका नतीजा है। बहरहाल सियासी जमात कोई भी हो, पीपल्स पार्टी हो, तहरीक इंसाफ हो, नून लीग हो, जो कानूनी महाज से जंग जीत के आए वो मुबारकबाद की मुस्तहिक होती है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि उन्होंने कानूनी महाज के ऊपर जंग लड़ी है। आने वाले दिनों में देखते हैं अदालत इसके ऊपर क्या फैसला करेगी। आज का दिन उनके लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। इमरान खान साहब की पेशगोई और आर्मी चीफ को खत लिखने का ऐलान। इमरान खान साहब की आज सहाफियों से जो गुफ्तगू हुई गैर रस्मी अडियाला जेल के अंदर, एक बात तो उन्होंने ये की कि मुल्क की हालात पर आर्मी चीफ को खत लिखने का फैसला किया है, एक पॉइंट। और आगे अगला पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें उन्होंने शायद वो तोजी पेश की है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, खत क्यों लिखना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा जी पब्लिक मैंडेट के मुताबिक हुकूमत बनानी पड़ेगी, और आगे कहते हैं इसके बगैर मुल्क नहीं चल सकता। अब मैं इसको जोड़ूंगा, आज ऑपोजिशन लीडर जो हैं उमर अयूब साहब, उनकी जानिब से भी आज नेशनल असम्बली के अंदर जो बड़ा तवील खिताब किया गया, वो तकरीबन 1.5 घंटे से जायद पर मुहित उनका खिताब था। मैं सिर्फ एक बात उनकी और एक इमरान खान साहब की कोट करके आपके सामने रखता हूं, जो एक दूसरे से मुतजाद हैं। ऑपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब साहब, जो कि यहां पे पूरी ऑपोजिशन को हेड कर रहे हैं या लीड कर रहे हैं नेशनल असम्बली के अंदर। इमरान खान साहब बानी चेयरमैन हैं। इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं कि मैं आर्मी चीफ को खत लिखूंगा और खत लिखने में यह कहूंगा कि अवामी मैंडेट के मुताबिक हुकूमत बनानी पड़ेगी। लफ्ज क्या इस्तेमाल हो रहे हैं, बनानी पड़ेगी। अब क्या हुकूमत आर्मी चीफ बनाएंगे? मैं आईनी बात अगर करूं, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकीकी आज़ादी की बात करती है, तो हकीकी आज़ादी बता भी चुके हैं। उमर अयूब ने आज भी नेशनल असम्बली के अंदर कहा कि हकीकी आज़ादी हर सूरत वो लेके रहेंगे, इस किस्म का उनका मौक़िफ़ था। फिर उन्होंने एक और बात की, तमाम इदारे अपनी हदूद में काम करें तो मुल्क तरक्की करेगा। आगे कहते हैं जो भी आइन को मुअत्तल करे या ख़त्म करे उस पर संगीन गद्दारी आयद होती है। अब एक तरफ अपोजिशन लीडर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक है, इमरान खान के नामजद करदा हैं, इमरान खान के वफादार हैं, वो ये कह रहे हैं कि तमाम इदारे अपनी हदूद में रहकर काम करें तो मुल्क तरक्की करेगा। एन उसी दिन, कमोबेश उसी वक्त इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं आर्मी चीफ को खत लिखूंगा कि आपको मैंडेट के मुताबिक हुकूमत बनाना पड़ेगी वरना मुल्क आगे नहीं चल सकता। तो ये अब 2 मुतजाद चीज़ें हैं। हकीकी आज़ादी का नारा भी अपनी जगह मौजूद है। इमरान खान साहब कहते हैं मैं आर्मी चीफ को, भाई रोज़ हम यही बात करते हैं, 76 साल का सफ़र भी हमारा यही है, हर कोई अपना शोल्डर देने के लिए तैयार हो जाता है। अब इमरान खान साहब भी इस ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, भाई आर्मी चीफ को खत क्यों लिखेंगे, इससे क्या ताल्लुक है उस चीज़ का। या उमर अयूब की बात दुरुस्त है जो वो कह रहे हैं कि तमाम इदारे अपनी आईनी हदूद में काम करें, या फिर इमरान खान साहब की दुरुस्त है, यानी आप फिर उन्हीं की तरफ जा रहे हैं जिनके ऊपर आप इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं। बहरहाल ये उनका मौक़िफ़ है, आप क्या कह सकते हैं। तो ये एक तजाद अपनी जगह पे मौजूद है। दूसरी तरफ आता हूँ, इमरान खान साहब की जो पेशगोई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी पेशगोइयाँ इमरान खान साहब की दुरुस्त साबित होती रही हैं, लेकिन इस वक्त उन्होंने एक अलार्म बेल बजाया इस हुकूमत के लिए।
उनकी जो पेश गोई है मैं उसको बेवजन बिल्कुल नहीं समझता। उसकी वजह यह है कि वो उन्होंने जो बात की वो ग्राउंड रियलिटीज़ की बात है। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं पेश गोई कर रहा हूं जून और जुलाई में इनसे मुल्क नहीं संभाला जाएगा। आगे कहते हैं बजट में टैक्सेस, गैस, बिजली के बिल्स में इजाफे पर तनख्वाहदार तबका बाहर आ जाएगा। कल मैंने बात की थी कि इमरान खान साहब की हिकमत अमली है क्या। इमरान खान साहब वेट कर रहे हैं एक मोमेंट का, एक मौके का, जो कि होता है हर जगह पे होता है, मौके का इंतजार है जिस पे वो मौके पे चौका मार दें। तो अब उन्होंने ये पेश गोई भी कर दी है कि बजट से पहले यानी जून जुलाई जो है उस वक्त जो है इनसे मुल्क नहीं संभाला जाएगा। अब उनकी बात को वजन इसलिए भी ज्यादा दिया जा सकता है कि वो खुद साबिक वजीर आजम रह चुके हैं, उनको हालात का पता है, अब वो अंदर की चीज़ों को समझते हैं, उन प्रेशर्स को समझते हैं और जो फैक्ट शीट होती है उसको भी समझते हैं। तो उनकी ये बात इसमें वजन है। तो ये जो उन्होंने बात की है ना, बुनियादी तौर पे ये मेरे और आपके लिए भी है, वो इस लिहाज से है कि जब मुल्क नहीं संभाला जाएगा तो इसका मतलब ये है कि महंगाई काफ़ी ज़्यादा होने का इम्कान है एक, और एहतजाज की सियासत जब शुरू होगी तो जो आपकी बाहर एफर्ट्स हो रही हैं उससे वो भी असरअंदाज होती हैं। बहरहाल ये इमरान खान साहब ने कहा। और फिर उन्होंने मजीद कहा कि बिजली जो है वो गैस और दोनों चीज़ें महंगी होंगी और तनख्वाहदार तबका जो है वो सड़कों पर निकल आएगा। कारोबारी तबका भी परेशान है, तनख्वाहदार तबका भी परेशान है, अवाम सब के सब हर जगह पे सारे आपको परेशान नजर आते हैं। अब आते हैं आज के आखिरी मौजू की तरफ, नेशनल असम्बली का इजलास, और वहाँ पे सूरत हाल बड़ी एक कशीदा हो गई। दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। माजी की नेशनल असम्बलीज जो हैं उसको भी हम देखते रहे हैं, कवर करते रहे हैं, और जो सूरत हाल बनती है। आज जो मुनफरिद चीज़ थी, जो मुख्तलिफ चीज़ थी, वो ये थी कि जब अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब तकरीर कर रहे थे तो उस वक्त ट्रेजरी बेंचेस खामोशी से उस तकरीर को सुनते रहे। तकरीर उनकी बड़ी तवील थी, 1.5 घंटे से ज़ायद पे मुहित थी। उन्होंने खुल के बात की, उनका इस्तेहकाक है, उनका हक है, उन्होंने बात की, और दूसरी जानिब ने उसको सुना। अब उन्होंने कुछ ऐसी बातें भी कर दी जिसके ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब जो कि वजीर दिफा हैं इस वक्त, वो आए और उन्होंने जवाब दिया, और उनका जवाब बड़ा सख्त था। मैं पहले आपको यह बता देता हूं कि उमर अयूब साहब ने ऐसी क्या बात कर दी जिसके ऊपर इनको आ गया गुस्सा। उमर अयूब साहब की यह बात थी कि जो भी आइन को मुअत्तल या ख़त्म करे उस पर संगीन गद्दारी आयद होती है। आइन की बुक उन्होंने उठाई हुई थी। पहले उन्होंने बात की आर्टिकल 5 की, फिर उन्होंने बताया कॉन्सिक्वेंस यानी आर्टिकल 6। उन्होंने कहा जी इसका सबको पता है इसका क्या मतलब होता है, उसका रेफरेंस उन्होंने कोट किया। उन्होंने कहा जो भी आइन को मुअत्तल या ख़त्म करे उस पर संगीन गद्दारी आयद होती है। तो ये उनकी कोर बात थी, और भी बहुत सारी बातें। मसलन उन्होंने ये कहा कि 9 मई और ओजडी कैंप पर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। अब ओजडी कैंप का जो वाकया है आपको याद होगा, ये ज़ियाउल हक के ज़माने के करीब का है कहीं, और उसके ऊपर वो यानी अफवाज पाकिस्तान से मुताल्लिक है। फिर इन्होंने कहा आर्मी पब्लिक स्कूल की इंक्वायरी रिपोर्ट भी सामने आनी चाहिए, और हमूद रहमान कमीशन जो है उसकी रिपोर्ट भी, एबटाबाद कमीशन, दीगर कमीशन, इन सब की रिपोर्ट सामने आनी चाहिए। यानी कि वो जिसको कहते हैं ना ताक ताक के तीर लगाना, तो वो ये निशाने कर रहे थे। जब आइन मुअत्तल होने वाली बात आई, बारी आगे ख्वाजा आसिफ की, इनके बाद 1.5 घंटा इन्होंने तकरीर की, उन्होंने खामोशी सुनी। जब इनकी बारी आई तो इन्होंने भी तुर्की बतुर्की सख्त अंदाज में उनको जवाब दिया और सख्त अल्फाज में दिया। ख्वाजा आसिफ का यह कहना था, इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा, यानी वो उमर अयूब साहब को मुखातिब करके कह रहे थे कि जिन्होंने आइन मुअत्तल किया या उसको ख़त्म किया उनके ऊपर संगीन गद्दारी बनती है। तो उन्होंने कहा इसका आगाज़ जिस शख्स ने इस पाकिस्तान के अंदर किया था, तारीख का धारा जो मोड़ा, शुरुआत वहीं से हुई थी, वो अयूब खान थे जो कि उमर अयूब के दादा हैं। फिर उनको निकालें कब्र से, उनको फांसी पर लटका दें कि इन्हीं का मुतालबा है। तो इसके ऊपर हंगामा शुरू हुआ। फिर बहुत देर तक स्पीकर साहब कोशिश करते रहे। स्पीकर साहब को बड़ी सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा तहरीक इंसाफ की जानिब से, लेकिन स्पीकर साहब ने उनको बराबर सख्ती के साथ जनाब जवाब भी दिए। तो ये माहौल में बदमजगी जो थी वो फैली। फिर उसके बाद ख्वाजा आसिफ ने तकरीर बहरहाल मुकम्मल की, वक्फा आ गया बीच में 20 मिनट का, 25 मिनट का। फिर उसके बाद दोबारा तकरीर शुरू की, फिर शोर शराबा हुआ। तो आज का इजलास जो था वो इस शोर शराबे की नज़र हो गया। फिर उमर अयूब को भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें गिनवा दी। एक तो उन्होंने रेफरेंस दे दिया कि आप पहले उनकी मजम्मत कर दें फिर अपने दादा की, क्योंकि आपका मुतालबा है कि जो आइन को मुअत्तल करे या ख़त्म करे उस पर संगीन गद्दारी का मुकदमा बनता है, तो पहले तो उनका बनाएं या मजम्मत कर दें उसकी। दूसरी चीज़, फिर इनको थोड़ा कमज़ोर विकेट पे होता है जब सियासतदान शटल कॉक बनता है, यानी घड़ी घड़ी एक जगह एक जमात, दूसरी जमात, तीसरी जमात। अब उमर अयूब साहब का ये मामला है। फिर उनको शौकत अजीज़ का ताना मिला, यानी ये काफ लीग में थे, वजीर भी रहे, साइकिल के निशान पे इलेक्शन लड़े थे। इन्होंने कहा जी आप तो उनके झुक झुक के उनके आगे मिलते थे परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, फिर उनकी जमात में रहे, फिर नून लीग के अंदर रहे, या शेर के निशान पे इलेक्शन लड़ा। फिर उसके बाद जनाब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आ गए, और अब ये भाषण और ये सारा कुछ दे रहे हैं। तो फिर उस पर तनकीद का जवाब भी इसी तरह का आता है। इमरान खान साहब की बहुत सारी चॉइसेस
अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं, सबकी होती हैं। मेरा ये ख्याल था कि ये एक बड़ी ओपन सीक्रेट चीज़ थी कि उमर अयूब साहब, जब आपने हकीकी आज़ादी का एक नारा बुलंद किया हुआ है और उस सूरत हाल में आप अगर उमर अयूब साहब को ऑपोजिशन लीडर बनाएंगे तो उमर अयूब साहब कमज़ोर विकेट पे होंगे। उसकी बुनियाद आज आपने यानी देख ली, यही मेरी मुराद है। ये उनकी कमज़ोर विकेट है, इसको उनकी छेड़ बना दिया जाएगा और आप माजी को मिटा नहीं सकते। एक जमात, दूसरी जमात, तीसरी जमात, दादा का रोल आपके सामने आज उन्होंने ऐलानिया जो है खड़े होकर कह दिया कि आप जमहूरियत के राग अलाप रहे हैं और आप हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, तो फिर उसका आगाज़ वहाँ से करें और उसका इख्तिताम आके यहाँ पे करें जो कासिम सूरी ने रूलिंग दी थी गलत और जिसके बाद इन्होंने असम्बली को डिसॉल्व कर दिया। इसके ऊपर फिर आके ख़त्म होना चाहिए। ये भी ख्वाजा आसिफ के मुताबिक संगीन गद्दारी के मुर्तकिब हुए थे, तो वहाँ से शुरू करके इन पे आके ख़त्म करें तो फिर बात मुकम्मल होगी। बहरहाल ये कुछ आज की खबरें थी, गुजारिशात थी आपके साथ और आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक कमेंट के जरिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।